हेलो गाइस, दिस इज़ रॉबिन फ्रॉम मैनुअल केमिस्ट्री। आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। सो आज के लेक्चर में हम लोग एक ऑर्गेनिक के ऐसे टर्म को लेने जा रहे हैं जो यूजुअली आप लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शन के दौरान पढ़ते होंगे, लेकिन उस टर्म का उतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है इप्सो अटैक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखोगे तो आपको इप्सो अटैक, इप्सो पोजीशन, फिर इप्सो अटैक जो है वो कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इप्सो से रिलेटेड जो है सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसी लेक्चर में आपको अच्छे से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको फ्यूचर में कभी भी इप्सो अटैक से रिलेटेड जो है डाउट नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले अब हम लोग इप्सो यहाँ पे पोजीशन समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे फर्दर इप्सो अटैक पे। तो देखिए, कुछ भी हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, द फर्स्ट थिंग वो होता है उसका डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को सबसे बेस्ट तरीका कैसे हम उसको समझ सकते हैं, तो देखिए उसको समझने का बेस्ट यही होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसका डेफिनेशन गिवन है और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स को आप बिल्कुल डाउटफुल निगाहों से देखो और उस एग्जांपल को इन्वेस्टिगेट करो। और इन्वेस्टिगेशन करने का जो है आपका बेसिस क्या होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन। अगर उस डेफिनेशन पे बिल्कुल 100% जो वो खड़ा उतरता है, तभी आप कहना कि हाँ ये जो है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का ये इसका एग्जाम्पल्स होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग सबसे पहले इप्सो पोजिशन का डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद फर्दर बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स पे। तो डेफिनेशन कह रहा है कि हम लोग वैसे पोजीशन को जो है इप्सो पोजीशन कह सकते हैं जो ऑक्युपाइड हो किसके द्वारा, नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट के द्वारा, और किस में हो, एरोमेटिक रिंग में। तो यहाँ पे दो हमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देखने को मिल रहा है, एक है नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा क्या है, एरोमेटिक रिंग। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि ये एलिफेटिक जो है, एलिफेटिक कार्बन एटम का जो वो चलता है चेन, उसमें जो है इप्सो पोजीशन या फिर इप्सो अटैक ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जो वो वैलिड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड किस में है, एरोमेटिक रिंग में। अब यहाँ पे हम लोग को एरोमेटिक रिंग में भी वैसा पोजीशन चाहिए जिसमें हाइड्रोजन एटम एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं हो, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ के आपके पास कोई दूसरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो वो चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन यही है कि हाइड्रोजन एटम एज ए सब्स्टिट्यूएंट नहीं चलेगा। तो अब हम लोग सपोज कीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा ये डेफिनेशन। बेंजीन का लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग कितने कार्बन एटम से बना होता है, 6 कार्बन एटम से। अब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ये बेंजीन रिंग अपने आप में क्या है, एरोमेटिक रिंग है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बड़े आसानी से इप्सो पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं कि 6 कार्बन के पास, आप मुझे बताइए क्या कोई ऐसा भी कार्बन है इस बेंजीन रिंग में जिसके पास जो है हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन को छोड़ के सब के सब जो है सब्स्टिट्यूएंट वो दूसरा होना चाहिए, नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो आप पाओगे कि नहीं, ऐसा कोई भी कार्बन नहीं, क्योंकि हर एक कार्बन में जो है हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट ही है। और यहाँ पे यही तो कंडीशन है कि हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दूसरा सारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ओके चलेगा। तो इसीलिए बेंजीन रिंग में जो है बड़े आसानी से आप कह सकते हो कि कोई भी इप्सो पोजीशन नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसी बेंजीन से डेराइव करते हुए हम लोग टोल्यूइन का लेते हैं। यहाँ पे टोल्यूइन लेते हैं, तो अब आप बताओ कि क्या टोल्यूइन में भी कोई भी एक इप्सो पोजीशन है। तो आप तुरंत अगर बेंजीन को ही देख के कह दो कि नहीं टोल्यूइन में भी नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए इस टोल्यूइन का इस कार्बन एटम को आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये कार्बन एटम जो है, ये कार्बन एटम के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड इसका कंप्लीट, ये और एक बॉन्ड जो है इस कार्बन एटम के साथ बना रहा है 3, और चौथा जो है इस मिथाइल ग्रुप के साथ बना रहा है। तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, ये कार्बन एटम जो है जो एरोमेटिक रिंग में है प्रेजेंट, इसके एरोमेटिक रिंग के सिस्टम में, इसमें क्या एक भी जो है हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं, चारों के चारों जो है नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि 3 तो हो गए वो कार्बन एटम ही, और एक चौथा क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप जो अटैच है। तो इस तरीके से 3 रिंग में हो गए और एक मिथाइल ग्रुप हो गए। तो ये नॉन हाइड्रोजन एटम जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट है इस एरोमेटिक रिंग के पोजीशन पे। तो इसीलिए इस पोजीशन को क्या हम लोग इप्सो पोजीशन नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं। तो आपको अब क्लियर हो रहा होगा कि इप्सो पोजीशन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे बेंजीन ही है। अब यहाँ पे NO2 ले लेते हैं, तो NO2 में भी आप देखोगे कि बाकी सारे कार्बन पे जो है वो एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे सारे कार्बन पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इप्सो यहाँ पे पोजीशन नहीं होगा। इसी तरह यहाँ पे इस कार्बन को छोड़ के जो है बाकी ये पांचों कार्बन एटम पे जो है वो क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए इप्सो पोजीशन नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ डबली बॉन्डेड, सिंगली बॉन्डेड और एक के साथ NO2 बना रहा है, तो यहाँ पे ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा इप्सो पोजीशन हो जाएगा। तो आई
होप अब आप समझ पाए होंगे कि इप्सो पोजीशन सिंपली क्या होता है, वैसा पोजीशन विच इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड बाय अ नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट इन एन एरोमेटिक रिंग। अब हम लोग ये तो जान गए लास्ट स्लाइड को देख के कि इप्सो पोजीशन का क्या मतलब होता है। अब देखिए इप्सो अटैक को हम लोग समझते हैं, इसी से डायरेक्ट हम लोग लिंक कर देंगे। देखिए इप्सो ये पोजीशन हो गया हमारा, सिर्फ एक ही पोजीशन है। अब क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल वो अगर इप्सो पोजीशन पे अटैक करता है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर इप्सो पोजीशन पे अटैक करता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इप्सो अटैक। तो सबसे पहले आपको एरोमेटिक रिंग में जो है इप्सो पोजीशन फाइंड आउट करना होगा, फिर उसी पोजीशन पे कोई बाहर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो हो जाएगा हमारा इप्सो अटैक। तो अगर सपोज कीजिए यही इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कार्बन पे अटैक करे तो क्या ये इप्सो अटैक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन तो नॉर्मल है, ये तो कोई इप्सो पोजीशन है नहीं, तो इसी पे सिर्फ अटैक करेगा टॉल्यूइन के केस में, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है इप्सो अटैक। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल एट इप्सो पोजीशन। ठीक है, तो इप्सो पोजीशन पे अटैक करेगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इप्सो अटैक। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब चलिए इससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो रिएक्शन में यूज होते हैं। अब आप बस इस रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन में आपको एक कंपाउंड दिख रहा है। ठीक है, इस कंपाउंड में सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए जल्दी से इप्सो पोजीशन क्या है। तो सारे कार्बन पे हाइड्रोजन एटम है, लेकिन इस कार्बन पे फोकस करेंगे तो दो इधर हो गया, एक इसके साथ 3 बॉन्ड और चौथा तो ये ग्रुप के साथ बना रहा है, तो यहाँ पे यही इप्सो पोजीशन सिर्फ और सिर्फ हुआ। अब H प्लस जो है ये अटैक कर रहा है इसी पोजीशन पे, यहाँ पे H प्लस अटैच हो गया, तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इप्सो अटैक हो रहा है? फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज जो है इस तरीके से जो है डीलोकलाइज्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। फिर यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी को फिर से रिटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो है ये जो बॉन्ड जो है ये सी और CH3 जो है ये 3 टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो अपने आप में यहाँ पे ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है एरोमेटिसिटी फिर से ये रिंग जो है वो गेन कर लेगा, तो यहाँ बेंजीन रिंग बन जाएगा और ये प्लस चार्ज के साथ रिमूव हो जाएगा, ये अपने आप में बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम लोगों ने रिएक्शन का देखा जिसमें क्या हो रहा था, इप्सो अटैक हो रहा था। अगर आप यही बिना इप्सो अटैक के कॉन्सेप्ट को समझे, बुक में ये रिएक्शन देखते, वहाँ पे लिखा रहता कि हाँ इप्सो अटैक हो रहा है, तो आपको सबसे पहले यही डाउट होता है कि भैया ये इप्सो अटैक हो क्या रहा है। लेकिन आई होप अब ये जो डेफिनेशन समझने के बाद अब इस यही रिएक्शन को देख रहे होगे, तब आपको 100% जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि कभी भी रिएक्शन जो इस तरीके इस लाइन के अकॉर्डिंग जो अगर फॉलो करता है तो वहाँ पे भी इप्सो अटैक होता है। जैसे अब हम लोग ये पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट पूरा, व्हेन COOH या फिर SO3H ये जितने ग्रुप है या N2 ग्रुप जो है विल बी प्रेजेंट इन ऑर्थो या फिर पारा पोजिशन ऑफ फिनॉल एनिलीन। तो या तो हमारे पास फिनॉल हो या फिर एनिलीन हो और उसके ऑर्थो या पारा पोजिशन पे ये तीनों में से कोई भी ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ पे भी इप्सो अटैक होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एनिलीन है और ये क्या हो गया, ये ऑर्थो पोजिशन हो गया, फिर ये मेटा, ये पारा। तो ये एनिलीन के पारा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जो है अटैच है, तो यही ऊपर वाले स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। ये हो सके तो स्टेटमेंट आप अपने नोटबुक में लिख भी लेना। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आप बताओ, इन जनरल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इप्सो पोजीशन कितने बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कार्बन एक और दूसरा क्या हो गया, ये यही दो पोजीशन जो 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 हमारा क्या बन रहा है, इप्सो पोजीशन। बाकी ये चारों कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए ये चार जो है ये नहीं होंगे इप्सो पोजीशन, सिर्फ दो होंगे। लेकिन अब रूल ऐसा है कि यहाँ पे जब भी होगा तो ये Br2 है तो अटैच होगा, तो यहाँ पे इप्सो अटैक किसके साथ होगा, ये जो ग्रुप जो जुड़ा है ना वही हट जाएगा और इस पोजीशन पे जो है इप्सो अटैक होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इप्सो अटैक हो रहा है। इप्सो पोजीशन दो है लेकिन इप्सो अटैक जो है ये ग्रुप के साथ हो रहा है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है वो कभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो डिटेल बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग को इस लेक्चर में इप्सो अटैक का कॉन्सेप्ट समझना है, तो वो क्लियर हो गया। तो एक हम लोगों ने एनिलीन का केस देख लिया, अब हम लोग दूसरा जो है एक और भी केस देख लेते हैं। अब ये रिएक्शन को सिंपली आप देखिए तो यहाँ पे क्या इप्सो पोजीशन यहाँ भी दो बन रहा है, Br2 है, तो ये ग्रुप हटा और यहाँ पे Br आया, तो ये क्या हो रहा है, तो ये Br क्या होगा, ये Br प्लस होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है इप्सो पोजीशन पे अटैक करता है तो उसी को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, इप्सो अटैक। तो यहाँ पे Br एक प्लस वाला जो है वो जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा Br2 से वही अटैक करेगा और इस ग्रुप को रिमूव करेगा और यहाँ पे अटैच कर जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हम लोग इप्सो अटैक नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट केस में हम लोग इप्सो अटैक को यूज करते हैं जो बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है, जिसका नाम क्या है आप खुद बताओ, इसका नाम है बर्च रिडक्शन। तो चलिए उस बर्च रिडक्शन का भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं।
अब देखिए बर्ज रिडक्शन यहाँ हम लोग पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। बर्ज रिडक्शन मैं पूरा भी अभी नहीं ले रहा हूँ, बस बीच का ले रहा हूँ जहाँ से आप इप्सो अटैक समझ पाओ। तो सबसे पहले इस तरीके से सोडियम एंड लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पे एकमात्र यही पोजीशन इप्सो पोजीशन दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, फिर क्या हो गया, रेडिकल है, फिर इलेक्ट्रॉन मिलके माइनस, और फिर ये जो अटैक किया H+, ये इलेक्ट्रोफाइल